हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय आधुनिक इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो कि है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट पर 72nd बीपीएससी सीरीज। दोस्तों, 19वीं शताब्दी का भारतीय समाज अनेक सामाजिक कुरीतियों से घिरा हुआ था। समाज में जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर हो चुकी थी और महिलाओं की स्थिति जो थी वो अत्यंत दयनीय थी। समाज में बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा तथा विधवाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार किए जाते थे। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ महान समाज सुधारकों ने इन बुराइयों को समाप्त करने और भारतीय समाज को आधुनिक, तार्किक तथा मानवतावादी दिशा देने के प्रयास किया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत में कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जिनका उद्देश्य था समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना और एक नए आधुनिक भारत की नींव रखना। अब हम क्रम से उन प्रमुख समाज सुधारकों को और आंदोलनों को समझते हैं जिन्हें इस परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्व दिया गया। सबसे पहले जानते हैं कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, इसके क्या कारण थे। पहला तो इसका सामाजिक कारण था कि समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जाति भेदभाव, छुआछूत और स्त्रियों की अशिक्षा जैसी समस्याएं व्याप्त थी। और दूसरा कारण था पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, यानी आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो गया था। अब लोग समझने लगे थे कि विधवा विवाह गलत है, सती प्रथा गलत है और लोकतांत्रिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार आदि का विकास हो चुका था और लोगों में तर्कवाद की भावना का विस्तृत विकास हुआ था। इसलिए हर चीज़ों को लोग तार्किक तरीके से देखना शुरू कर दिए थे। फिर तीसरा था ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ, क्योंकि ईसाई मिशनरी हिंदू समाज की आलोचना करते थे और वो सुधार की प्रेरणा लाते थे। फिर चौथा था आधुनिक संचार माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रिंटिंग प्रेस, नए विचारों का प्रसार। ये सारी चीज़ें भी जो थी वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण था। और था ब्रिटिश शासन का प्रभाव, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो थी वो आधुनिक प्रशासन करती थी, कानून व्यवस्था में यकीन रखती थी और आधुनिक शिक्षा का विकास कर रही थी। अब जानते हैं हम प्रमुख समाज सुधारक और आंदोलनों के बारे में। सबसे पहले आता है राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय, इन्हें आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय समाज में जागरण लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय का जो समाज था वो जाति प्रथा, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के कारण ठहराव और भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका था। राजा राम मोहन राय इस स्थिति से अत्यंत दुखी थे और उन्होंने समाज में सुधार लाने का संकल्प किया। और उनकी विचारधारा में और पूर्व और पश्चिम के विचारों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को स्वीकार करते हुए आधुनिक पश्चिमी विचारों को भी अपनाया था। मतलब वो भारतीय परंपरा में भी जो अच्छी चीज़ें थे उसको भी एक्सेप्ट कर रहे थे और जो आधुनिक पश्चिमी विचार थे उन्हें भी अपना रहे थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आत्मीय सभा के बारे में, जो कि 1814 में बनी थी। अपने सुधार प्रयासों की शुरुआत करते समय राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। यह सभा बंगाल में कुछ युवाओं के साथ मिलकर बनाई गई थी और इसका उद्देश्य दार्शनिक तथा धार्मिक विषयों पर चर्चा करना था, विशेष रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों में एकेश्वरवाद की अवधारणा को समझना। इसी क्रम में राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल के हिंदू समाज में प्रचलित सामाजिक और धार्मिक अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। वे विशेष रूप से मूर्ति पूजा का विरोध तथा जाति प्रथा की कठोरता और निरर्थक धार्मिक अनुष्ठानों के विरोधी थे। उन्होंने पुजारी वर्ग की भी आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार यही वर्ग इन कुरीतियों को बढ़ावा दे रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, जो राजा राम मोहन राय थे उनका मानना था कि पुजारी वर्ग सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा दे रहा है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में एकेश्वरवाद की शिक्षा दी गई है, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। राजा राम मोहन राय केवल सामाजिक सुधारक ही नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक समर्थकों में से एक थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1817 में
हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से की। तो आपको ध्यान रखना है 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से। इसके साथ ही उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल भी स्थापित किया जिसे वे अपने निजी खर्चे से चलाते थे। इस स्कूल में अन्य विषयों के साथ साथ मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की जहां पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञानों के साथ साथ भारतीय दर्शन का भी अध्ययन कराया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है राजा राममोहन राय 1814 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर की सहायता से और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। अब बात करते हैं ब्रह्म समाज की। राजा राममोहन राय के सुधार प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज एक नया धार्मिक संगठन था जिसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना और हिंदू धर्म को शुद्ध करना। यह संगठन मुख्यतः 2 स्तंभों पर आधारित था। पहला तो था तर्क और दूसरा था वेद और उपनिषद। तो आपको ध्यान रखना ब्रह्म समाज 1828 में राजा राममोहन राय और तर्क और वेद और उपनिषद पर आधारित, और इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना और हिंदू धर्म को शुद्ध करना। इसके साथ ही अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी स्वीकार किया गया। ब्रह्म समाज ने मानव गरिमा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और सती जैसी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। अब बात करते हैं कि राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत माना जाता है क्योंकि 1821 में उन्होंने संवाद कौमुदी नामक बंगाली जो साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। आपको ध्यान रखना है संवाद कौमुदी किसकी थी, तो राजा राममोहन राय की, और 1821 में थी और बंगाली थी। यह जो संवाद कौमुदी थी वह सती प्रथा के खिलाफ उनके अभियान का मुख्य माध्यम बना और इसमें प्रांतीय न्यायालयों में जूरी प्रणाली की मांग जैसे मुद्दों को भी उठाया गया। इसके बाद 1822 में उन्होंने मिरात उल अखबार नामक फारसी साप्ताहिक पत्र शुरू किया जो भारत का पहला फारसी समाचार पत्र था। इसमें उस समय की राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा की जाती थी और ब्रिटिश नीतियों की भी आलोचना की जाती थी। अब बात करते हैं ब्रह्म समाज के आगे का विस्तार, यानी राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया था। 1843 में उन्होंने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया और उसमें नई ऊर्जा का संचार किया। तो आपको ध्यान रखना है राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े थे और उन्होंने 1843 में ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया था। इसके बाद केशव चंद्र सेन ने इस आंदोलन को और अधिक विस्तार दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास और बॉम्बे तक फैलाया। उन्होंने जाति प्रथा पर हमला किया और महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। हालांकि उनके कट्टर सुधारवादी विचारों के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हो गया और 1866 में ब्रह्म समाज जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन की। यंग बंगाल आंदोलन की इसके नेता थे हेनरी विवियन डेरेजियो। डेरेजियो जो थे हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे और उन्होंने 1826 से 1831 के बीच छात्रों को स्वतंत्र चिंतन और तर्कशीलता की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने छात्रों को सिखाया कि वे हर प्रकार की सत्ता को चुनौती दें और स्वतंत्रता, समानता तथा सत्य के मूल्यों को अपनाएं। उनके अनुयायियों को डेरेजियंस कहा जाता था। तो आपको ध्यान रखते हैं यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरेजियो और उनके अनुयायियों को डेरेजियंस कहा जाता था। और डेरेजियंस जो थे वो पुराने और जड़ हो चुके थे और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं की आलोचना करते थे। मतलब जो डेरोजियंस थे वो पुराने और जड़ हो चुके सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं की आलोचना करते थे और महिलाओं के अधिकारों तथा शिक्षा के समर्थन करते थे। हालांकि उनके विचार उस समय के समाज के लिए बहुत आगे थे, इसलिए यह आंदोलन व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। अब बात करते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पश्चिमी विचारों का अध्ययन शुरू किया और गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए कॉलेज के द्वार खोले। तो आपको ध्यान रखना है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए भी कॉलेज के दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने बंगाली भाषा में एक प्रारंभिक पुस्तक लिखी और आधुनिक बंगाली गद्य शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने महिला मुक्ति के लिए संघर्ष किया था। तो ध्यान रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला मुक्ति के लिए भी संघर्ष किया था और उनके प्रयासों के पश्चात ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसने विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार दिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ज्योतिबा फुले के बारे में। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। 1851 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किया और बाद में दलितों के लिए भी स्कूल खोले। तो आपको ध्यान रखना है, ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जिनके साथ उन्होंने मिलकर 1851 में लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किया था और बाद में जो वो स्कूल था वो दलितों के लिए भी खोले गए। और 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना और दलितों तथा पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना। अब बात करते हैं उनकी पत्नी के बारे में, जो कि थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो थी वो 19वीं शताब्दी की महान महिला सुधारक थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। 1852 में उन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की। तो आपको ध्यान रखना, सावित्रीबाई फुले महिला सेवा मंडल 1852। और विधवाओं के सिर मुड़वाने की प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया था। और 1863 में उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खुलवाया, मतलब उसकी स्थापना में उन्होंने सहयोग दिया था। अब बात करते हैं परमहंस मंडली की। 1849 में महाराष्ट्र में दुर्गाराम मोहाजी और दादोबा पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना की। इस संगठन के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते थे और जाति प्रथा का विरोध करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। अब बात करते हैं, अगर हम इन सभी आंदोलनों को समग्र रूप से देखें तो इनकी प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो अब हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे। सबसे पहले ये आंदोलन तर्कवाद और मानवतावाद पर आधारित थे। दूसरा इसका विशेषता था कि इन आंदोलनों में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया। तीसरा, इनका उद्देश्य समाज की कुरीतियों को समाप्त करना था, न कि पूरी सामाजिक व्यवस्था को अचानक बदलना। हालांकि इन आंदोलनों का प्रभाव बहुत मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्गों तक ही सीमित रहा, फिर भी इन सुधारों ने आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में जागरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था और इन आंदोलनों ने अंधविश्वास, जाति भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। आधुनिक भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी। राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे सुधारकों के प्रयास ने भारतीय समाज को नई दिशा दी और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को भी प्रेरित किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो भी भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी आंदोलन और किसी भी महान समाज सुधारक के बारे में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।